अरे यहाँ खाते खाते ना मैं एक बात सोच रहा था, जैसे अब गुजराती ब्रेकफास्ट का, जब गुजराती फूड आइटम्स का नाम एक से एक खतरनाक रहता है, हांडवा, ढोकला, फाफड़ा, लेकिन खाने में ये सारे के सारे उतने ही प्यारे हैं और उतने ही बढ़िया टेस्ट होते हैं ना इनके। गुजराती फूड का मैं पहले भी फ़ैन था, अब भी फ़ैन हूँ। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि इस समय हम गुजरात सर के टूर कर रहे हैं, जिसमें हमने द्वारकाधीश, फिर पोरबंदर, फिर सोमनाथ से होते हुए आज हम पहुंच चुके हैं जूनागढ़। तो पिछले एपिसोड में हमने आपको पर्वतों में सबसे पावन पर्वत गिरनार धाम की यात्रा करवाई थी। तो आज के जूनागढ़ धाम की यात्रा हम शुरू कर रहे हैं गुजरात के सबसे प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण के भक्त नरसिंह मेहता जी के घर से। नरसिंह मेहता जी को गुजरात में संत शिरोमणि कहा जाता है और श्री कृष्ण हर दिन नरसिंह मेहता जी को खुद दर्शन देने के लिए आते थे। मेरे पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है, जो नरसिंह मेहता जी का घर है, यहाँ पर वो रहा करते थे। तो जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हैं तो सामने सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं इस सर्कल के। इसको बोला जाता है असल रास चौरा। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी के साथ नरसिंह मेहता को अपनी रास लीला के दर्शन दिया करते थे। तो नरसिंह मेहता जी का अगर हम विशेष इतिहास के बारे में जानें तो वो मूलतः पहले भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे। जब भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं, फिर वैकुंठ धाम ले जाते हैं और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की रास लीला दिखाते हैं और उसके बाद नरसिंह मेहता जी कृष्ण रंग में रंग जाते हैं। तो अंदर अभी आप सबसे पहले नरसिंह मेहता जी की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद जो सामने देख रहे हैं आप, भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है वो आपको दिखाई दे रही है। इसका जो पौराणिक इतिहास है वो कुछ इस तरह से है कि नरसिंह मेहता जी के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे और उन्हें आदेश दिया कि सोमनाथ मंदिर, जिसकी हमने दर्शन आपको करवाए ज्योतिर्लिंग, वहाँ पर अरब सागर के तट पर जाकर खुदाई करें और वहाँ से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लाएं और यहाँ पर स्थापित करें और उनकी पूजा अर्चना करें। तो वहाँ से ये प्रतिमा नरसिंह मेहता जी द्वारा यहाँ पर लाई गई और पिछले 550 साल से नरसिंह मेहता जी द्वारा स्थापित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के अभी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अंदर जब आप दर्शन कर लेते हैं उस प्रतिमा के, भगवान श्री कृष्ण के, तो बिल्कुल साथ में ही अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शनी है पूरी की पूरी। यहाँ पर चित्रों द्वारा दर्शाया गया है नरसिंह मेहता जी का पूरा जीवन। जो नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ था वो भावनगर में हुआ था, जो उनका देहांत हुआ था वो मांगरोल में हुआ था, जब सोमनाथ से 25 किलोमीटर पीछे है। यहाँ पर केवल उन्होंने भक्ति और भक्ति की। तो जब आप गुजरात धाम की यात्रा पर हैं, या सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, या जूनागढ़ आ रहे हैं, तो इस स्थान पर आना अति आवश्यक है। यहाँ पर आकर नरसिंह मेहता जी की उस भक्ति के आपको जीवंत दर्शन होंगे। बेहद ही शांति है इस जगह पर। तो नरसिंह मेहता जी के पावन तीर्थ स्थल के हमने दर्शन कर लिए हैं और इसके बाद 5 मिनट की दूरी पर ही है यहाँ पर खापड़ा कोड़िया केव्स करके 3री शताब्दी की वो गुफाएं हैं। तो चलकर उसके दर्शन करते हैं। यहाँ से हार्डली 500-700 मीटर का वो रास्ता है। तो अभी हम खपड़ा कोड़िया की गुफाओं के बाहर खड़े हैं। मुख्यतः ये गुफाएं जो हैं 3री शताब्दी की बताई जाती हैं, जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पर रहते थे तब साधना करते थे। को 2 बातें जो विशेषकर दूर से देखने में पता लगती हैं। पहली तो जो गुफाएं हैं सिंगल रॉक कट केव्स है। ये आप देख सकते हैं कि आधी रॉक जो चट्टान है वो अभी भी उसका निर्माण नहीं किया गया, उसको आधा अधूरा छोड़ा गया है और बाकी की जगह पर ये पिलर्स और गुफा आपको दिख रही है। टिकट लेकर आपको जाना होता है। इन गुफाओं में आकर आपको जो मुख्यतः देखना है वो यहाँ 1700 वर्ष प्राचीन जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, कि किस तरह से उस समय जल संरक्षण किया जाता था जब किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं होती थी। तो आज भी उसी तरह से वाटर रेजरवायर जो बनाए गए हैं इन गुफाओं में वो संरक्षित है। तो ये वाटर रेजरवायर सिस्टम इन गुफाओं की खासियत है। और इन गुफाओं को खपड़ा कोड़िया क्यों कहते हैं, इसके पीछे का इतिहास बहुत ही रोचक है। कहते हैं कि खपड़ा और कोड़िया नाम के 2 व्यक्ति थे जो कि चोर थे और वो चोरी करके जितना भी सामान लाते थे वो इन गुफाओं में आकर छुपा देते थे। जब बुद्धिज़्म डाउन की तरफ जा रहा था तो ये उस समय की बात है। माना जाता है कि वो चोर इतने स्मार्ट और शातिर थे कि किसी के घर में या किसी के जहाँ भी चोरी करनी होती थी वो उनको पहले ही बता देते थे कि हम यहाँ पर चोरी करने आएंगे। तो यहाँ पर स्थानीय लोगों में जो खपड़ा कोड़िया नाम की कथा है कि क्यों इन केव्स का नाम खपड़ा कोड़िया है, वो इन 2 चोरों की वजह से है। तो खपड़ा कोड़िया की गुफाओं के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट का समय हो चुका है, तो पहले जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं।
तो अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए गिरनार नायलॉन खमन की दुकान पर पहुंच चुके हैं। कालवा चौक में ये दुकान है, यहाँ पर वैशाली टावर हाउस के बिल्कुल नीचे है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गुजराती ढोकला दिखा है और बाकी के भी यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस हैं। तो हम क्या करेंगे कि ढोकला तो हम खाते रहते हैं, तो आज कुछ अलग ट्राई करेंगे जो हमें नहीं पता हो। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, फिर उस हिसाब से ऑर्डर करते हैं। भैया ये क्या है? हांडवा जी, एक हांडवा कर दीजिए पहले। वाइट कलर का एक ढोकला, उसके बारे में भी हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे। अभी हमने अपने लिए मंगवाया, जो पहली बार मैं खाने लगा हूँ, ये है हांडवा। राइस और दाल का पहले बैटर बनाया जाता है, उसके बाद स्टीम किया जाता है, फिर इसको फ्राई किया जाता है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स अंदर फिलिंग की जाती है वो सिंग दाना, जो गुजरात में बहुत खाई जाती है, मूंगफली। पहली बाइट ली है तो अंदर वेजिटेबल्स की फिलिंग का और मूंगफली, जो सिंग दाना जिसको बोलते हैं, वो हमारे मुंह में आया है। दूसरी बाइट में भी 2-3 पीस सिंग दाना के आएगा। बड़ा ही अलग सा जायका और टेस्टी जायका लगा मेरे को। और यहाँ पर मैं ना स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, जो इन्होंने चटनियाँ डाली हैं, सभी की सभी चटनियों ने इस जो हांडवा की डिश को ना और भी बढ़िया बना दिया। चटनियाँ में यहाँ की खास लगी हैं। तो मैंने इनको अभी चटनी का पूछा है कि येलो कलर की चटनी थी, तो उन्होंने बताया कि उसमें भी सिंग दाना, पुदीना और मिर्ची डाल के बनाया गया। वो तीखी चटनी है, लेकिन वो सबसे बढ़िया काम कर रही है इस हांडवा की डिश में। तो ये हमारी दूसरी डिश आ चुकी है अभी, इडली खमन इसको बोलते हैं। देखने में पूरा खमन है ये भी राइस की प्रेपरेशन है। अंदर हरी चटनी लगाई जाती है और उसके बाद इन्होंने वही 3 चटनियाँ डाली हैं और उसी तरह से इसको तैयार किया है, नमकीन वगैरह डाल के। तो खा के देखते हैं, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। फिर मैं वही बात करूँगा कि दिखता ये भी ढोकले की तरह, सिर्फ रंग का फ़र्क है। टेक्सचर की बात करूँ तो ढोकले से थोड़ा सा हार्ड होगा और टेस्ट में जो बिल्कुल अलग है। जब बीच में जो हरी चटनी की फिलिंग की है, उसकी वजह से इसका टेस्ट बदल चुका है। लेकिन है ये एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट, एक बढ़िया एक्सपीरियंस है। जो भी आइटम यहाँ पर खा रहे हैं ना, हर प्लेट का रेट 30 रुपये है। अच्छा, खांडवी और ढोकला दोनों बने एक ही इंग्रेडिएंट से हैं, बेसन से ही। ढोकला थोड़ा फ्लफी सा होता है, लेकिन खांडवी को इन्होंने शेप अलग दे दी है, स्टीम करके बनाया जाता है। मेरे को बड़ी पसंद रहती है खांडवी, बड़ा सिंपल सा फ्लेवर होता है, जितनी मर्जी खा लो आपका पेट भी नहीं भरता। हमने खाई है नॉर्थ इंडिया में बहुत बार, लेकिन जो गुजराती हाथ लगे हैं ना इसको बनाने में, नेक्स्ट लेवल टेस्ट कर दिया उन्होंने। पात्रा तो ऐसे नॉर्थ इंडिया में भी मिलता है, अरबी के पत्ते होते हैं, उसमें बेसन का अंदर लेप लगा दिया जाता है। अरबी के पत्तों में देखिए कितनी मोटी फिलिंग की गई है बेसन की। तो कालवा चौक में यहाँ पर आपको और भी खाने की बहुत सी दुकानें मिलेंगी। आज मज़ा आ गया, दिन की शुरुआत बड़े अच्छे से हुई। बेस्ट गुजराती ब्रेकफास्ट, इसको पहले हम फिनिश करेंगे। 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है जूनागढ़ का अपर कोट किला, वहाँ पर हम जाएंगे। भारत का सबसे प्राचीनतम किला है। तो ऊपर कोट जूनागढ़ किला जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर स्वामी नारायण मंदिर में लेकर जाऊँगा। तो अभी हम स्वामी नारायण मंदिर पहुँच चुके हैं। बहुत ही बड़े एरिया में ये मंदिर फैला हुआ है, पार्किंग की सुविधा भी है यहाँ पर। पहले अंदर जाकर दर्शन करते हैं। बेहद ही बढ़िया, सुंदर और स्वच्छ मंदिर है ये। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर आपको दिखेंगे पूरे गुजरात में स्वामी नारायण भगवान के। हम यहाँ पर आपको स्टेइंग ऑप्शंस के बारे में भी बताएंगे। स्वामी नारायण ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर रहने की सुविधा दी गई है। बहुत से कमरे हैं और 500 रुपये से लेकर यहाँ पर वो चार्ज शुरू हो जाता है और 1500 रुपये तक आपको यहाँ पर एसी नॉन एसी कमरे बहुत अच्छे साफ़ सुथरे मिल जाते हैं। तो अभी हम ऊपर कोट किले के बाहर पहुँच चुके हैं। यहाँ हमने ढोकला खाया था, खांडवो खाया था, वहाँ से 20 रुपये देकर यहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो मेरे पीछे आपको किले के जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो दिख रहा है। भारत के सबसे प्राचीनतम किलों में से आता है ऊपरकोट का किला। और किसी समय में इस जगह पर जो जनसंख्या थी जूनागढ़ की, वो सारी किले के अंदर रहा करती थी। तो अभी पहले हम टिकट लेंगे, 100 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट का चार्ज है, और फिर अंदर जाकर आपको ज्वाइन करते हैं। तो अभी हमने क्या किया है कि किले के अंदर यहाँ पर साइकिलिंग की भी परमिशन है। 50 रुपये हमने दिया है 1 घंटे का। साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं। तो साइकिल से किला घूमते हैं और आपको दिखाते हैं। रास्ते में भी मैं शुरुआत ही की हमने, तो हमें मोर भी दिखाई दिए हैं और ये पूरा एक ट्रैक बनाया गया है साइकिल का।
ये यहाँ पर फ्रेंच स्वांग का चित्रण दिया गया है, जो चीनी ट्रैवलर थे जिन्होंने पूरा भारत घुमा था। उन्होंने भी इस किले के बारे में लिखा है कि ये पूरे का पूरा एक किला था और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जनसंख्या बसती थी। बात जो उन्होंने लिखी हुई है ये लगभग है 640 ईस्वी की। जूनागढ़ किले के इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर राज्य किया मौर्य डायनेस्टी ने। उसके बाद 8वीं से 15वीं शताब्दी तक यहाँ पर राजपूतों का राज रहा। चूड़ासमा राजवंश था जो उन्होंने राज किया। उसके बाद यहाँ पर मुग़ल रहे और 1947 तक यहाँ पर मुग़ल डोमिनेशन रही। तो अभी हम किले के अंदर ही एक मुख्य स्थल पर खड़े हैं। यहाँ पर कड़ी वाव इसको बोला जाता है। वाव का गुजराती में मतलब है कुआं। तो अंदर चलते हैं, आपको इसका इतिहास बताते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री है। तो ये वाला वाव जो कुआं है ये भारत के सबसे प्राचीनतम कुओं में से आता है। 11वीं से 12वीं शताब्दी तक का ये निर्माण बताया जाता है। इसकी गहराई देखिए, लगभग 100 फुट नीचे आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। 70 से 80 सीढ़ियाँ हैं। बेहद ही अलग से दिखने वाला और प्राचीन कुआं है ये जूनागढ़ फोर्ट के अंदर। इसके अलावा जूनागढ़ किले के अंदर आपको और भी बहुत सी प्राचीन मौर्य वंश की गुफाओं के दर्शन होंगे। तो बेहद ही सुंदर ये किला है। किले से ही आपको जो जूनागढ़ का पूरे का पूरा दृश्य दिखता है शहर का, वो भी देखने लायक है। तो अभी हम किला देखकर बाहर आ चुके हैं। 2 से ढाई घंटे लगेंगे आपको किला देखने में। सबसे पहले तो आपको इस किले में बहुत सारे कुएँ दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी समय में जूनागढ़ की सारी पॉपुलेशन अंदर ही रहती थी, जिस समय यहाँ पर राजाओं का राज हुआ करता था। तो अंदर आपको बैटरी कार भी मिलती है, यहाँ पर रिफ्रेशमेंट्स भी मिलेगी। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, जो आपको मैंने बताया था, गिरनार जी के पास ही कश्मीरी बापू केव्स हैं। ट्रैक करेंगे वहाँ पर जाके। 2 से ढाई किलोमीटर का ट्रैक है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं। हम ऑटो लेंगे गिरनार तलहटी तक। 20 या 30 रुपये भाड़ा लगता है। तो अभी आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं। ये मेरे पीछे आपको दिख रहा है गिरनार प्रवेश द्वार है। स्वामीनारायण मंदिर से इसकी दूरी 2 किलोमीटर है। यहाँ गिरनार प्रवेश द्वार से ही हमें गिरनार तलहटी का जो रास्ता पड़ेगा वो 3 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ से गिरनार पर्वत की यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर 4 मुख्य तीर्थस्थलों के नाम भी लिखे हुए हैं कि दामोदर कुंड है, भवनाथ महादेव जी का जहाँ पर मंदिर है, अशोक शिला लेक है। ये मैंने आपको उस समय नहीं दिखा पाए थे जब हम गिरनार की यात्रा पे थे, क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग शुरू की थी जब अंधेरा था। गिरनार प्रवेश द्वार से अभी हम गिरनार तलहटी जाएंगे। 3 किलोमीटर के करीब हमें पड़ेगा। गिरनार प्रवेश द्वार से ही आपको जो गिरनार पर्वत के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो कश्मीरी बापू आश्रम जाने से पहले ना मैं आपको यहाँ पर गिरनार तलहटी से 1-2 किलोमीटर पहले आता है, जहाँ पर हमने स्टे किया था, श्री राम टेकरी करके। तो ये राम टेकरी है, बिल्कुल रोड पे पड़ता है। जो चार्ज हमें यहाँ पर पड़ा है वो मात्र 600 रुपये पड़ा है। 3 यहाँ पर अंदर बेड लगे हुए हैं। तो ये आपके लिए जूनागढ़ या जब आप गिरनार पर्वत की यात्रा करते हैं तो एक बड़ी ऑप्शन है रहने के लिए। कश्मीरी बापू आश्रम आने के लिए आपको गिरनार तलहटी पर ही श्री लंबे हनुमान जी मंदिर आता है, उसके सामने वाली गली में से रास्ता निकलता है। तो कश्मीरी बापू आश्रम की लोकेशन की बात करूं तो जो हमने अभी आपको नरसिंह मेहता धाम की जो धर्मशाला दिखाई है ना, उससे आपको 100 मीटर आगे आना है, अपने हाथ हो जाना है और आगे की तरफ फिर ये आश्रम की तरफ रास्ता निकल जाता है। तो यहाँ जंगल एरिया शुरू हो चुका है। 2 बातें, पहले तो यहाँ हमने गाड़ी पार की है, लगभग 150-200 मीटर ही है। तो वहाँ के टेम्परेचर में और यहाँ के टेम्परेचर में अभी से मेरे को 3-4 डिग्री का फ़र्क दिखने लगा है। यहाँ पर पीला बोर्ड आपको दिखाई देगा, यहाँ से आपने सीधा निकलना है। यहाँ पर लिखा हुआ है श्री दातारेश्वर महादेव। यहाँ पर इतनी शांति है कि मेरे को पहले जब मैं आधे रास्ते से आ रहा था तो हवा का शोर सुन रहा था, हवा की आवाज़ आ रही थी, हवा की। तो अभी यहाँ पर देखिए, आपको बड़े ध्यान से सुनेंगे ना, सुन रहा है, पानी की आवाज़ आ रही है। आहा, मधुर संगीत लग रहा है। जब हवा की आवाज़ भी आ रही थी तो भी बड़ा आनंद आ रहा था, और जब पानी की आवाज़ आ रही है, हम पिछले 5-7 मिनट से यहाँ पर सिर्फ पानी की आवाज़ को सुन रहे हैं। 25 से 30 मिनट का हमें समय लगा। ये 2 से ढाई किलोमीटर का ट्रैक था, लेकिन पता नहीं हमें लगा, कारण इतने खूबसूरत वातावरण था, इतनी शांति थी। आसपास रास्ते में कई जंगली जानवर भी हमें मिले, लेकिन बहुत बढ़िया सफ़र रहा।
कश्मीरी बापू आश्रम में पहुंचने का रास्ता ही अपने आप में एक विशेष अनुभव है। तो अभी हम आश्रम के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे देखिए आप, श्री दातारवेश्वर महादेव, भगवान भोलेनाथ के पहले हम दर्शन करेंगे। तो ये आश्रम की बाहरी जो दीवार है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सामने का व्यू दिखाना चाहता हूँ। आश्रम के जो सामने का व्यू है, ये देखिए, एक पहाड़ी है ऊंची सी और पेड़ ही पेड़ है। तो चलिए अब महादेव के दर्शन करते हैं। कश्मीरी बापू आश्रम के प्रांगण में अभी हम बैठे हुए हैं। हमने अंदर दर्शन भी कर लिए हैं और यहाँ का जो भोजन प्रसाद मिलता है वो भी ग्रहण कर लिए। तो एक एक करके मैं जानकारी आपके साथ साझा करूँगा। जो कश्मीरी बापू जी हैं, ये यहाँ से 55 साल से रह रहे थे। 2 साल पहले ही इन्होंने अपना देह का त्याग किया है। तो इनके साथ माता जी भी एक रहते थे, आज के समय में वो यहाँ पर हैं। तो कश्मीरी बापू आश्रम नाम इसलिए पड़ा कि वो कश्मीर से थे पहले, जम्मू से आगे जम्मू और कश्मीर के बीच में जगह थी। तो उसके बाद उन्होंने भारतीय तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया, सिक्किम तक गए और फिर उन्होंने इस जगह को चुना अपने तपोस्थान के लिए। और दूसरी बार इस जगह पर कोई भी श्रद्धालु भक्त आता है, उसे बिना भोजन प्रसाद के नहीं जाने दिया जाता। भोजन प्रसाद का जो समय रहता है सुबह 9 बजे शुरू हो जाता है और रात के 6 बजे तक चलता है। वैसे 5-6 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आता, क्योंकि पूरा जंगली एरिया है। आए तो यहाँ पर थे कि 1.5-2 घंटे में हमारा हो जाएगा, लेकिन अभी इसी स्थान पर बैठे हुए मुझे लगभग 30 से 45 मिनट हो चुके हैं। इतनी यहाँ पर शांति है, इतनी यहाँ पर दिव्यता है कि जितना भी आश्रम अभी बना है, किसी से भी बिना डोनेशन लिए बना है। कोई अपनी श्रद्धा से दे जाए तो दे जाए, वरना किसी से यहाँ पर मांगा भी नहीं जाता। तो मेरी आवाज़ भी इतनी धीमी इसलिए है कि मैं बोल रहा हूँ इतना धीमा, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है कि शायद मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ यहाँ पर प्रकृति को, इतनी यहाँ पर शांति है। तो यहाँ पर अभी हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा गिरनार पर्वत, और यहाँ पर मैं आया हूँ नरसिंह मेहता धाम धर्मशाला करके है। आपको यहाँ पर रूम्स की ऑप्शन बताने के लिए कि अगर आपको यहाँ पर रुकना पड़े गिरनार पर्वत की यात्रा के दौरान, तो यहाँ पर रूम की क्या व्यवस्था है और क्या चार्जेस है। तो चलिए अंदर चलकर मैं आपको रूम दिखाता हूँ और साथ में बताता हूँ कि क्या यहाँ का शुल्क है। 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में यहाँ पर आपको रूम चार्जेस पड़ता है। 2 व्यक्तियों के लिए नॉन एसी रूम भी हैं, एसी रूम भी यहाँ पर मिल जाते हैं। कश्मीरी बापू आश्रम देखने के बाद हमारा अगला मुख्य स्थान यहाँ पर गिरनार तलहटी से जूनागढ़ की तरफ जाते हुए आता है अशोक शिलालेख। शिलालेख मतलब चट्टानों पर लिखे गए धार्मिक संदेश। सबसे पहले आपको टिकट लेनी होती है, 25 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ पर टिकट लगता है और उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। तो अभी हमने अंदर जाकर अशोक शिलालेख देख लिया। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि कलिंगा युद्ध के बाद जब अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया, तो उन्होंने जगह जगह पूरी दुनिया में अपने जो मैसेंजर भेजे, अपना जो उपदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए। उन्हीं में से यहाँ पर एक अशोक लेख शिला है। सबसे पहले जो यहाँ पर टाइम पीरियड लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 232 BC, 232 BC की ये बात है। तो आप पहले इमेजिन कीजिए कि कितने पुराने ये रॉक डिक्ट हैं, जब राजा अशोक ने यहाँ पर इन शिलाओं पर अपना जो मैसेज लिखा, अपना जो संदेश लिखा दुनिया के लिए। तो मुख्यतः राजा अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से एक राजा के लिए प्रजा के प्रति अपना आदर भाव होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर द प्रिजनर्स, जिन्होंने क्राइम भी किया हो उनको भी किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो ये राजा अशोक की यहाँ पर एक जगह पर नहीं, भारत के कई जगहों पर आपको ऐसे रॉक एडिक्ट्स मिलेंगे। हम जब उड़ीसा में गए थे, हमने वहाँ पर भी आपको उस रॉक एडिक्ट्स के बारे में बताया था। इसके अलावा यहाँ पर 2 और राजा हैं, वो लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप उनका नाम देख सकते हैं। उन्होंने भी यहाँ पर अपने मैसेजेस लिखे हुए हैं। तो हम तो यहाँ पर 2 से 3 बार आ चुके हैं, क्योंकि हमारा जो देखिए पीछे ही है ये धर्मशाला राम टेकरी की 10 कदम पे है, तो हम यहाँ पर 2-3 बार आ चुके हैं। तो ये हो गए अशोक लेखशिला के दर्शन। अब थोड़ी देर हम यहाँ पर अपने धर्मशाला में होटल में रेस्ट करेंगे। उसके बाद शाम के समय हम आपको जूनागढ़ स्टेशन दिखाएंगे कि कैसा दिखता है। बहुत ही बढ़िया होती है जब उसकी लाइटनिंग हो जाती है। और दूसरा हम यहाँ पर आपको गुजराती थाली का अनुभव बताएंगे। तो
अभी हम जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर होंगे। जनता लॉज करके है यहाँ पर, तो गुजराती थाली खाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ रेलवे स्टेशन में आपको 4 से 5 रेस्टोरेंट मिलेंगे पास में जो गुजराती भोजन दे रहे हैं। तो ये लाल चोरी, ये आलू की सब्ज़ी है, गोभी मटर की सब्ज़ी है लेकिन ग्रेवी वाली है। साथ में हमें 3 तरह की रोटी आई है, एक चपाती सिंपल गेहूं की, ये आई है बाखरी साथ में, मोटी है लेकिन गेहूं की, जो हमें बताया है इन्होंने, लेकिन ये मीठी होती है बाखरी। तो साथ में ये बाजरे का रोटला। तो हमारी थाली लगभग तैयार होके आ गई है। 1-2 डिशेज़ अभी बाद में आएंगी, जैसे खिचड़ी होती है, पापड़ है, सलाद है, छाछ का ना इधर जग रख देते हैं, आपको जितनी ज़रूरत आप ले सकते हैं। और ये थाली का जो प्राइस है 120 रुपये है। अनलिमिटेड है, आप कुछ भी चीज़ फिर से दोबारा ले सकते हैं। जैसे शाह से हम थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, तो बाजरे की रोटी से शुरुआत करते हैं। ग्रेवी वाली है ये सब्ज़ी, देखने में काफ़ी टेम्पटिंग सी लग रही है, बहुत बढ़िया, थोड़ा घर जैसा फ्लेवर आपको मिलेगा। ये दाल मीठी वाली ना, ठीक है, हाँ डालिए डालिए। ये 2 आइटम्स और आ चुकी हैं। एक तो गुजरात में अगर आपको, तो आपको दाल मिलेगी, वो भी मीठी वाली, तो मीठी दाल आई है और साथ में कड़ी, जो कि हमें गुजरात में बहुत ही पसंद आई है, हमने यहाँ पर भी खाई है। यहाँ पर दाल से करते हैं अब टेस्ट इसका, नहीं लाल चोरी से टेस्ट करते हैं अब इसका। लाल चोरी बोला जाता है इसे यहाँ पर। हम वहाँ पर रोंग खाते हैं, मूंगी खाते हैं, उन दोनों के बीच का साइज़ है इसका। फर्स्ट टाइम मैं खा रहा हूँ, लेकिन टेस्ट इसका भी बढ़िया। अभी ना दाल का टेस्ट करते हैं। हाँ, ये हमारा 5वां-6वां दिन है गुजरात में, तो अभी हम यूज़ टू हो गए हैं मीठी दाल के। वैसे यहाँ पर ना रात के समय आपको कड़ी और खिचड़ी मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन। तो ये सारी थाली 120 रुपये में है, अनलिमिटेड है, 5 सब्जी हैं, 3 तरह की रोटी है, चावल पापड़ सलाद छाछ है। तो जूनागढ़ में आप जब रेलवे स्टेशन पर हैं तो आपको ऐसे 3-4 आउटलेट्स मिलेंगे। आपको यहाँ पर भी खाना हो आप खा सकते हैं, लेकिन गुजराती थाली का टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। ये हमने बाकरी खाई है, मीठा इतना नहीं है इसमें, हल्का सा टच दिया मीठे का, हल्का सा, लेकिन बढ़िया लग रही है। ये क्लीननेस यहाँ पर बहुत बढ़िया है। तो जूनागढ़ की कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो कुछ एक स्टेट्स ऐसी थी जो कि कश्मकश में थी कि भारत का हिस्सा बने, पाकिस्तान का हिस्सा बने, जहाँ इंडिपेंडेंट रहे। तो जूनागढ़ उनमें से थी कि यहाँ के शासक भी कुछ इसी तरह के डाउट में थे। और हैरान करने वाली बात यह है कि जूनागढ़ के जो राजा थे उस समय के, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना मंजूर किया, भारत में रहना मंजूर नहीं किया। ना तो कोई जियोग्राफिकल पॉसिबिलिटी थी ऐसा होने की, और ना ही जहाँ की जूनागढ़ की प्रजा चाहती थी, जनता चाहती थी पाकिस्तान के साथ जाना। एक टीम बनाई गई जिसको लीड किया उस समय के गृह मंत्री भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो अंत में भी जब राजा नहीं माना तो उन्होंने सारे का सारा फैसला जो था वो प्रजा के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि प्रजा भारत में ही रहना चाहती थी उस समय की जो जनता थी। फिर बाद में क्या हुआ कि इंडियन आर्मी को यहाँ पर बुलाया गया, और 9 नवंबर को, यानी कि भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके लगभग 2 महीने के बाद यहाँ पर जूनागढ़ को भारत देश के साथ मर्ज कर दिया गया, भारत देश का ही हिस्सा बना दिया गया। और यहाँ पर एक और बात मुख्य ये भी जानना जरूरी है कि उस राजे का क्या हुआ। तो जो जूनागढ़ का उस समय का राजा था उसको पाकिस्तान में भेज दिया गया, उसके परिवार को भी पाकिस्तान में भेज दिया गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एपिसोड के शुरू में कहा था कि बताऊंगा कि जूनागढ़ रियासत का एक तथ्य ये भी है। आज के समय में ये सुनने में वियर्ड लग सकता है, अजीब सा लग सकता है, लेकिन ऐसा उस समय हुआ था। तो इस समय मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है जूनागढ़ रेलवे स्टेशन, हमने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए आए हैं इस रेलवे स्टेशन को। तो ये मेरे पीछे देखिए कितना यहाँ पर इंडियन मैप यहाँ पर बनाया जाता है, पूरा बढ़िया सा लगता है ये। तो अभी हम अपने अगले टूर की बात कर लें। ये था हमारा जूनागढ़ पार्ट 2 का, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम यहाँ से जाएंगे, हमारा टूर लंबा होने वाला है अहमदाबाद तक। जूनागढ़ से होते हुए वीरपुर आएगा, जेतपुर आएगा, राजकोट आएगा, और फिर अहमदाबाद तक हम पहुँचेंगे। हर जगह पर गुजरात का एक से एक बढ़िया मंदिर के हम आपको दर्शन करवाते जाएंगे। नमस्कार।